हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट एक या दो दिन से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियोस नहीं मिल पा रही थी। उसका रीजन था, देखो स्टूडेंट, हम फिजिक्स की वीडियोस अपलोड कर रहे थे क्योंकि फिजिक्स का सिलेबस थोड़ा सा पीछे चल रहा था। इसमें अभी अच्छा चल रहा है क्योंकि 2 लेसन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम 3rd लेसन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी इसकी मत करना। एक बात स्टूडेंट, देखो बहुत सारे बच्चे हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि सर नोट सेंड करो। तो एक चीज़ स्टूडेंट आप सभी को बता दूँ, अगर आप हमारे ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स पाना चाहते हो तो उसके लिए आपको 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। कितने रुपए? 500 रुपये, जिसमें आपको पूरे साल तक वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, सब कुछ कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो फालतू मैसेज मत क्या करो सर हमें फिजिक्स के नोट सेंड करो, सर हमें केमिस्ट्री के नोट सेंड करो। नोट्स के लिए स्टूडेंट आपको 500 रुपये पे करना पड़ेगा। वीडियो लेक्चर्स हमारे फ्री हैं बट नोट्स आपको पे करके ही मिल पाएंगे। ओके, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहां पर जाकर आज ही हमारे टारगेट 90+ बैच को ज्वाइन कर लो। ओके, तो स्टूडेंट आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 12, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। तो सबसे पहले हम इसका आज बेसिक पढ़ेंगे, कंप्लीट बेसिक मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, कि एल्डिहाइड किसे कहते हैं, कीटोन किसे कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इन चीज़ों को जानने से पहले सबसे जो पहली हेडिंग है वो है कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह, इंग्लिश में कहते हैं इसको कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप। अब देखो स्टूडेंट, आप सभी को इतना तो पता होगा कि कार्बन परमाणु की 4 संयोजकताएं होती हैं। तो यहां लिखोगे, यदि कार्बन परमाणु की 2 संयोजकताओं से 2 संयोजकताओं से ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हो, ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हो तथा इसकी शेष 2 संयोजकताएं मुक्त हों, मतलब खाली हो, जो किसी से जुड़ी ना हो, 2 संयोजकताएं मुक्त हों, तो ऐसा समूह कार्बोनिल समूह कहलाता है। कार्बोनिल समूह कहलाता है। ठीक है, तो आप सभी जानते हो कि कार्बन परमाणु की जो टोटल वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। तो यहाँ पर आप कार्बन बनाओगे, इसकी 4 वैलेंसी में से 2 को जोड़ दो ऑक्सीजन के साथ, तो 2 संयोजकताएं हमने ऑक्सीजन के साथ जोड़ दी। और इसकी जो शेष 2 संयोजकताएं स्टूडेंट ये कैसी हैं? खाली हैं, जो किसी से जुड़ी हुई नहीं हैं। तो यही है स्टूडेंट हमारा कार्बोनिल समूह। यही क्या है? कार्बोनिल समूह। बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है, कुछ भी क्लियर करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि कार्बन परमाणु की 2 संयोजकताओं से ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हो तथा इस कार्बन की शेष 2 संयोजकताएं मुक्त हो, तो देखो ये भी खाली है और ये भी खाली है, तो इस समूह को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? कार्बोनिल समूह। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अब बात करते हैं कि एल्डिहाइड समूह क्या होता है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स इसी से क्लियर होने वाले हैं। एल्डिहाइड समूह, इंग्लिश में कहते हैं इसको एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप। यहाँ लिखोगे, यदि कार्बोनिल समूह की शेष 2 संयोजकताओं में संयोजकताओं में लिखना, ठीक है ना, संयोजकताओं में एक से एल्किल समूह तथा दूसरी से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो, तो ऐसा समूह क्या कहलाता है स्टूडेंट? एल्डिहाइड समूह कहलाता है। एल्डिहाइड समूह कहलाता है।
ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, सबसे पहले तो हम कार्बोनिल समूह बनाएंगे, तो C डबल बॉन्ड O बन गया कार्बोनिल समूह। अब कार्बोनिल समूह की शेष दो संयोजकताओं में एक से तो हमें जोड़ना है एल्किल समूह R और दूसरी से हमें क्या जोड़ना है H। तो ये क्या है स्टूडेंट, एल्डिहाइड समूह। ये क्या बन गया, एल्डिहाइड समूह। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं R सिंगल बॉन्ड CHO, R सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है। तो ये भी हमारा एल्डिहाइड समूह कहलाता है। अब देखो इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ। R की जगह हम कुछ भी लगा सकते हैं, मतलब कोई भी एल्किल समूह लगा सकते हैं। अगर आप R की जगह CH3 लगाओ तो क्या बनेगा, CH3CHO, जिसका नाम क्या है, एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड। और अगर R की जगह आप C2H5 लगा दोगे तो C2H5CHO, जिसका नाम क्या है, प्रोपेनएल्डिहाइड, प्रोपेनएल्डिहाइड। क्लियर है। इसका जो फॉर्मेल्डिहाइड है स्टूडेंट वो अपवाद है। क्यों, क्योंकि देखो फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, HC डबल बॉन्ड O, इस तरीके से, मतलब इसमें एल्किल समूह नहीं पाया जाता, बट ये भी एक एल्डिहाइड है, बट ये इसका अपवाद माना जाता है। तो ये क्या है, हमारा फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र है, ठीक है। तो यहां पर मैंने यही बोला है कि यदि कार्बोनिल समूह की शेष दो संयोजकताओं में एक से एल्किल समूह, तो देखो ये कार्बोनिल समूह था, इतना हिस्सा क्या है, कार्बोनिल समूह है। तो इस कार्बोनिल समूह की जो शेष दो संयोजकताएं थीं उनमें से एक से तो हमने एल्किल समूह जोड़ दिया, और जो दूसरी संयोजकता इसकी खाली थी उससे हमने हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिया, और ये पूरा का पूरा क्या स्टूडेंट, एल्डिहाइड समूह है। इसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, R सिंगल बॉन्ड CHO। R की जगह हमने CH3 लगाया तो क्या बना, CH3CHO, जिसका नाम क्या है, एसीटैल्डिहाइड, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम्स के सिलेबस में है। और दूसरा बना C2H5CHO, जब हमने R की जगह एथिल समूह लगा दिया तो C2H5CHO बना, इसका नाम क्या है, प्रोपेनएल्डिहाइड। ये आपके कोर्स में नहीं है। और जो इसका अपवाद है स्टूडेंट वो क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। मतलब फॉर्मेल्डिहाइड में दोनों के दोनों जो कार्बन की शेष संयोजकताएं हैं वो दोनों के दोनों किससे लगी होती हैं, हाइड्रोजन परमाणु से। बट आपके कोर्स में फॉर्मेल्डिहाइड है, इसी वजह से मैंने इस स्ट्रक्चर को भी बना दिया है, ठीक है। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये एसीटैल्डिहाइड है और ये प्रोपेनएल्डिहाइड है, और ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई भी परेशानी हुआ करे, वीडियो को डिसलाइक करने की बजाय कमेंट बॉक्स में बता दिया करो कि सर कुछ इस तरीके से पढ़ाओ, क्योंकि सजेशन दोगे स्टूडेंट तभी उसमें सुधार किया जा सकता है, ठीक है। चलो अब इसको मिटा देते हैं, अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, कीटोन्स किसे कहते हैं, ठीक है। ये अभी बेसिक है, थोड़ा थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ कि एल्डिहाइड क्या होते हैं, कीटोन क्या होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करो, हमारे मोटिवेशन के लिए, ठीक है। मोटिवेट होते हैं, इसका कोई हमें पैसा नहीं मिलता। आप सभी सोचते होंगे कि पैसा मिलता होगा तभी लाइक करते हैं, तो देखो इसमें मेहनत करते हैं, उसका अगर फल आप लाइक करके दोगे तो थोड़ा अच्छा सा फील होता है, ठीक है। तो अगला यहाँ पर पॉइंट आप डाल सकते हो, कीटोन समूह, कीटोन ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे, यदि कार्बोनिल समूह की शेष दोनों संयोजकताओं से एल्किल समूह जुड़े हों तो ऐसा समूह कीटोन समूह कहलाता है, कीटोन समूह कहलाता है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, कार्बोनिल समूह क्या है, C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर हमने दो वैलेंसी लगा दी, यही तो कार्बोनिल समूह है। अगर जो खाली दो संयोजकताएं थी इनसे अगर हमने एल्किल समूह लगा दिया, मतलब एल्किल समूह यहाँ पर समान भी हो सकते हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, तो ये क्या है स्टूडेंट, ये है हमारा कीटोन समूह। ये क्या है, कीटोन समूह या कीटोन ग्रुप। अब R की जगह मैं समान लगाऊं, जैसे मैंने लगा दिया CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी लगा दिया CH3। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि एल्किल समूह मैंने दोनों के दोनों समान लगा दिए। इसका नाम क्या है स्टूडेंट, आप सभी को शायद गलती से पता हो, एसीटोन। और अगर आप इसे स्ट्रक्चरली ना लिख के कुछ इस प्रकार से भी दिखा सकते हो,
CH3 CO CH3, ठीक है, ये भी एसीटोन ही है, ये स्ट्रक्चरल है, इसका संरचना सूत्र है, ये इसका अणु सूत्र कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है। एक और एग्जाम्पल आप देखना चाहते हो देख सकते हो, CH3 मैंने R की जगह लगा दिया, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, इधर मैंने लगा दिया C2H5, ठीक है। अब आप पूछोगे इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है स्टूडेंट ब्यूटेनॉन 2। क्या है? ब्यूटेनॉन 2, ये इसका IPC नेम है, ठीक है। तो कीटोन समूह क्या होता है स्टूडेंट? यदि कार्बोनिल समूह जो था उसकी अगर दोनों संयोजकताएं, जो शेष दोनों संयोजकताएं थी, अगर उनसे हमने दोनों से क्या लगा दिया? एल्किल समूह। क्या लगा दिया? एल्किल समूह। तो ऐसा समूह जो है स्टूडेंट वो कीटोन समूह कहलाता है। यहाँ पर आप देख रहे हो C डबल बॉन्ड O और इसकी शेष दोनों संयोजकताओं किससे जुड़ी हुई हैं? एल्किल समूह से। यहाँ पर R डैश के मान मतलब समान भी हो सकते हैं और आप अलग अलग भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने देखो दोनों जगह जब CH3 लगा दिया तो हमें एसीटोन प्राप्त हुआ। जब मैंने एक जगह CH3 और दूसरी जगह C2H5 लगाया तो हमें क्या मिला? ब्यूटेनॉन 2। तो ये होता है स्टूडेंट कीटोन समूह। क्लियर है कीटोन समूह कैसे बनाते हैं? अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक समूह की, ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह भी उसी से बनने वाला है। देखो कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अब स्टूडेंट समझो, देखो मैं ऐसे समझा दूँ, थ्योरी लिख लेना आप सभी। कार्बोनिल समूह था कुछ इस प्रकार से था, ठीक है, और इसकी अगर शेष दोनों संयोजकताएं, एक संयोजकता से तो हमने लगा दिया एल्किल समूह। क्या लगा दिया? एल्किल समूह। और जो इसकी दूसरी संयोजकता थी उससे हमने लगा दिया OH। क्या लगा दिया? OH। उल्टा करके लगाया क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ा होगा, ना कि हाइड्रोजन। अब देखना जरा, R सिंगल बॉन्ड COOH, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है वो क्या होता है? सिंगल बॉन्ड COOH। इसको हम कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। तो यहाँ पर जब शेष दोनों संयोजकताओं में एक से हमने एल्किल समूह लगा दिया और दूसरी से हमने OH समूह लगा दिया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? कार्बोक्सिलिक समूह। क्या प्राप्त हुआ? कार्बोक्सिलिक समूह। बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब R की जगह मैंने यहाँ पर CH3 लगा दिया, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और इधर आप HO लगा दोगे या OH लगा दोगे। तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो? ये आपका एसिटिक अम्ल है, ठीक है। क्या है? एसिटिक अम्ल। तो आप इसको लिख सकते हो CH3 COOH, मतलब इनको हमने एक साथ कॉम्बिनेट कर दिया क्योंकि ये हमारा कार्बोक्सिलिक समूह है। तो CH3CH ये भी हमारा एसिटिक अम्ल है, ये इसका संरचना सूत्र कहलाएगा और ये इसका अणु सूत्र कह सकते हो। एसिटिक अम्ल को इस तरीके से लिखा जाता है। तो कार्बोनिल समूह की शेष दोनों संयोजकताओं में अगर एक से हमने एल्किल समूह जोड़ दिया और दूसरी से हमने OH समूह जोड़ दिया तो हमें कार्बोक्सिलिक समूह प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो एसिटिक अम्ल मैंने बनाकर दिखा दिया। फॉर्मिक अम्ल का इसका अपवाद है, ये आपकी बोर्ड परीक्षाओं के सिलेबस में है। और देखो उसका सूत्र क्या होता है फॉर्मिक एसिड का? एल्किल समूह की जगह H लगा देते हैं, C डबल बॉन्ड O और इधर लगा दोगे HO। यही स्टूडेंट फॉर्मिक एसिड जिसको हम लाल चींटी से प्राप्त करते हैं, ठीक है। और इसको लिखा जाता है HCOOH, इसको जोड़ दो HCOOH। तो ये क्या है? हमारा फॉर्मिक एसिड है। तो इसको बनाने की प्रयोगशाला विधि आपको मैं इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है बट इंटरेस्टेड बहुत है। तो ये भी स्टूडेंट आपके सिलेबस में है और ये भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो ये हम कंप्लीट हो गए बेसिक कि एल्डिहाइड्स किसे कहते हैं, कीटोन किसे कहते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब एक एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एल्डिहाइड कराऊंगा, उसके बाद कीटोन कराऊंगा, उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड्स के बारे में कि एल्डिहाइड्स को किस तरीके से बनाया जाता है। कुछ सामान्य विधियाँ आज मैं कराने वाला हूँ, फिर अगली वीडियो में आपको फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड इस तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। तो पूरा सिलेबस कराएंगे, बहुत अच्छे से कराएंगे, टेंशन ना लो। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे से कराने वाले हैं इस बार। पहले चैप्टर स्टूडेंट सभी अलग अलग हुआ करते थे। एल्डिहाइड अलग हुआ करता था, कीटोन अलग हुआ करता था, कार्बोक्सिलिक अम्ल अलग हुआ करता था। जब से NCERT लगाए तो तीनों को एक ही में मिक्स कर दिया है, ठीक है। चलो
तो सबसे ऊपर आप हेडिंग लगा दो एल्डिहाइड। हम एल्डिहाइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो पहली हेडिंग है आपकी वो है एल्डिहाइड बनाने की सामान्य विधियाँ। एल्डिहाइड बनाने की सामान्य विधियाँ। इंग्लिश में लिख सकते हो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। ठीक है, इंग्लिश में इस तरीके से लिखा जाता है इसको, तो इसको आप हेडिंग बना दोगे। तो मैं यहाँ पर कुछ मेथड्स बताने वाला हूँ, जिसमें पहला मेथड है नंबर 1, प्राथमिक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। ठीक है, यहाँ लिखोगे प्राथमिक एल्कोहलों का K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट नाम है इसका। ठीक है, K2Cr2O7 व सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, एल्डिहाइड बनते हैं। ठीक है, तो जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद्र H2SO4 की क्रिया कराएंगे तो नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर पहले जनरली रिएक्शन देख लो। तो देखो स्टूडेंट, एल्कोहल्स के बारे में आपको बता चुका हूँ पहले। एल्कोहल किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो OH समूह के आधार पर मैंने आपको बताया था मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल भी 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीय एल्कोहल। तो बात करते हैं प्राथमिक एल्कोहल की। तो प्राथमिक एल्कोहल में CH2OH समूह तो मिलेगा ही मिलेगा। क्या, CH2OH, इसके साथ हमें एल्किल समूह लगाना पड़ता है। तो ये क्या है, प्राथमिक एल्कोहल है जिसमें CH2OH पाया जाता है। इसकी नवजात ऑक्सीजन से क्रिया कराओगे। और ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, ये हमें प्राप्त हुआ है K2Cr2O7 और सांद्र H2SO4 की आपस में क्रिया कराने पर। तो K2Cr2O7 और सांद्र H2SO4 की क्रिया कराई तो हमें क्या मिला, नवजात ऑक्सीजन। क्या मिला, नवजात ऑक्सीजन। अब स्टूडेंट आगे क्या होने वाला है वो और समझ लो। देखो, अगर आप ये रिएक्शन करना नहीं जानते हो तो मैं आपको भी थोड़ी देर बाद यहाँ पर बताने वाला हूँ कि रिएक्शन आपस में कैसे होती है और कैसे नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होगा। अब समझो रिएक्शन कैसे होने वाली है। R है, यहाँ पर आप R लिख दोगे, सिंगल बॉन्ड लगाओगे। C है, C लिख दोगे। यहाँ से जो H2 आपको दिखाई दे रहा है इसमें केवल एक H रहने दो, CH। ठीक है, और यहाँ से एक H हटाया, इस वाले O को लगा दो, प्लस यहाँ से देखो एक H हटाया था मैंने और एक ये वाला H बचा हुआ। तो यहाँ से एक H और ये वाला H दोनों मिलकर ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेंगे, H2। तो ये है स्टूडेंट हमारा एल्डिहाइड। बहुत ईजी रिएक्शन है, रटना नहीं है, बस समझना आपको। और ये क्या स्टूडेंट हमारा प्राथमिक एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल। ये तो जनरल रिएक्शन होगी। अब देखो मैं एक रिएक्शन एथिल एल्कोहल की लेके समझाता हूँ। R की जगह हमने लगा दी यहाँ पर CH3, सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस नवजात ऑक्सीजन। सेम प्रोसेस है यहाँ पर, उससे उपस्थिति सेम रहने वाली है, सेम करेंगे। CH3 तो आपका यहाँ पर रहने ही वाला है। उसके बाद C, ऊपर जैसे किया वैसे ही यहाँ से एक H हटा दो, बस एक H रहने दो। उसके बाद का जो ऑक्सीजन है वो भी लगा दो इसके साथ। एक H यहाँ से हटाया, एक H ये रहा और एक को ये रहा, तो क्या बन जाएगा, H2O। ये स्टूडेंट हमारा एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड। ठीक है, तो जब हम प्राथमिक एल्कोहल, ये क्या हमारा एथिल एल्कोहल है, तो सुन, जब हम प्राथमिक एल्कोहलों का K2Cr2O7 और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है स्टूडेंट, एल्डिहाइड्स प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, एल्डिहाइड। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कैसे मैंने किया है सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अगर आप इस रिएक्शन को देखना चाहते हो तो यहाँ पर देख सकते हो K2Cr2O7 प्लस सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4, तो यहाँ पर H2SO4 लिख दो भी।
इनको आपस में जब हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म, तो हमें मिलता है K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस। तो यहाँ पर लेंगे हम 5H2SO4, कितने लेंगे, 5। तो लिखो K2SO4, देखो ये वाला K2, एक SO4, 5 SO4 हैं, तो 5 में से एक SO4 के साथ हमने लगा दिया K2 को। उसके बाद देखो Cr2 है, Cr2 के साथ 3 SO4 लगने वाले हैं, तो 5 में से 3 और हटा दो, SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर कितने SO4 बचे हुए हैं, केवल एक। कितने बचे हुए हैं, केवल एक, क्योंकि मैंने 3 यहाँ पर लगा दिए, एक यहाँ पर लगा दिया। अब देखो और क्या क्या बन सकता है। जल के अणु जरा देखना स्टूडेंट कितने बन जाएंगे, जल के अणु जरा देखो, अब समझना, देखो सल्फर कितने थे हमारे पास, 5 थे, 5 में से देखो मैंने एक यहाँ लगा दिया और 3 यहाँ लगा दिए, अभी एक S बचा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकल जाएगा। लो, ठीक है, अब देखो क्या क्या बचा हुआ है, अब देखो क्या क्या बचा हुआ है। तो स्टूडेंट देखो जल के अणु देखते हैं पहले कितने हैं, मतलब 5H2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन देखो कितने हैं जरा, 7। अब देखो ऑक्सीजन अगर आप देखोगे तो 5 चौके 20, कितने थे, 5 चौके 20, 20 में से 4 आपने यहाँ पर लगा दिए, 4 दिए 12, 12 यहाँ पर, 12 4 16 और 2 18, तो 2 ऑक्सीजन आपके यहाँ बचे हुए हैं, तो 7 और 2 9, तो 9 ऑक्सीजन है। तो स्टूडेंट क्या होने वाला वो समझो, देखो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 5 हैं, तो 5H2O प्लस 5H2O, कितने ऑक्सीजन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, कितने ऑक्सीजन मैंने वहाँ पर निकाल दिए, 5। अब कितने ऑक्सीजन बचे हुए हैं, टोटल ऑक्सीजन हमारे पास कितने थे, 9 में से मैंने 5 ऑक्सीजन यहाँ लगा दिए, तो कितने बचे हुए हैं अब, 4, तो प्लस 4 नेस्टर ऑक्सीजन, ये नवजात ऑक्सीजन निकल जाएगा। इसी को हमने यहाँ पर यूज़ किया है। क्लियर सभी को, इस रिएक्शन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी मैं रिएक्शन आगे कराऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है, ये रिएक्शन आपको आगे भी कराई जाएगी, तो दोबारा से जब रिवीजन होगा तो समझ में आ जाएगी। नाम जान लो एक बार, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड, जल और नवजात ऑक्सीजन। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं अगली रिएक्शन की। सेकंड पॉइंट, प्राथमिक एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। तो सेकंड पॉइंट क्या है, प्राथमिक एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। तो यहां पर लिखोगे स्टूडेंट, प्राथमिक एल्कोहल की वाष्प को, प्राथमिक एल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म Cu या Ag पर प्रवाहित करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। तो स्टूडेंट अगर आपको पुराना क्लियर है ना, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, क्योंकि ये बेसिक नहीं है, ठीक है ना, बहुत कुछ यहाँ पर नया नया नहीं आ रहा है, सब कुछ पुराना ही आ रहा है। प्राथमिक एल्कोहल्स पढ़ा चुका हूँ। तो देखो प्राथमिक एल्कोहल क्या थे, R सिंगल बॉन्ड CH2OH, विहाइड्रोजनीकरण मतलब इसी को हमें हीट करना है Cu या Ag की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर रखना है 300 डिग्री सेल्सियस। कुछ नहीं करना है, समझ लो बस। विहाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन का निकलना। तो इसको जब गर्म करोगे तो हाइड्रो निकलने वाली है। तो देखो R है, R लिख दोगे, सिंगल बॉन्ड CH, एक H यहाँ से हटा दो, CH, और इस वाले ऑप्शन को लगा दो, प्लस एक H यहाँ पर बचा हुआ, एक H यहाँ पर, तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। यही स्टूडेंट हमारा एल्डिहाइड। बताओ इसमें रटना पड़ेगा आप सभी को, कुछ भी नहीं यार, सिंपल सी रिएक्शंस होते हैं, बस प्रैक्टिस करना है। इसकी आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगी प्राथमिक एल्कोहल। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। R की जगह आप लगा दो CH3, सिंगल बॉन्ड CH2OH, सेम प्रेजेंस रहने वाली है। ये क्या है, प्राथमिक एल्कोहल है, मतलब इसका नाम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, एथिल एल्कोहल है।
अब एथिल अल्कोहल को हमने CU या AG की प्रेजेंस में गर्म किया तो क्या होने वाला है, CH3 सिंगल बॉन्ड, एक H यहाँ से हटाओ, CH ऑक्सीजन को लगा दो, प्लस एक H ये रहा, एक H ये रहा, तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो इसका नाम क्या है, एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड। ठीक है स्टूडेंट, तो सेकंड पॉइंट भी हमारा क्लियर हो चुका है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, प्राथमिक अल्कोहल की जो वाष्प है उसको हमने 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म CU या AG पर प्रवाहित किया और ऐसा करने पर हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है ये तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बात करते हैं आज की लास्ट रिएक्शन की, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो समाप्त हो जाएगी। और वीडियो तो पसंद आई होगी, कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में फिर क्लियर कर देंगे, टेंशन ना लो, ठीक है, क्योंकि आपको समझाना ही हमारा परम उद्देश्य है। चलो, तो तीसरा पॉइंट है वसा अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन द्वारा तो लिखोगे, लिखना चाहते हो लिख सकते हो। चलो, वसा अम्ल के कैल्शियम लवण को कैल्शियम फॉर्मेट के साथ शुष्क आसवन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। वसा अम्ल के कैल्शियम लवण को कैल्शियम फॉर्मेट के साथ शुष्क आसवन कराने पर काल कर लेना, ठीक है ना, एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर रिएक्शन समझो, थोड़ी सी अलग टाइप की होने वाली है, ठीक है ना। वसा अम्ल का कैल्शियम लवण क्या होगा वो जान लो। देखो यहाँ पर आप CA तो जोड़ ही दो, क्या CA मतलब कैल्शियम तो यहाँ पर रहने ही वाला है, RCOO, ये हमारा वसा अम्ल का कैल्शियम लवण। R की जगह आप CH3 लगा सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको गर्म करोगे किसके साथ, कैल्शियम फॉर्मेट के साथ, तो HCOO सिंगल बॉन्ड CA HCOO, ठीक है ना। शुष्क आसवन यहाँ पर हम करा रहे हैं, दोनों का जो मिश्रण है वो शुष्क होना चाहिए, मतलब बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। अब होने क्या वाला है वो समझ लो। देखो CaCO3 तो स्टूडेंट गायब होने हैं, यहाँ से भी होगा और यहाँ से भी होगा, तो CaCO3 ये वसा अम्ल का कैल्शियम लवण है और ये कैल्शियम फॉर्मेट है, यहाँ से भी उड़ा दो CaCOO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट तो निकलना ही निकलना है। अब समझो RCO है, इसके बीच में इस H को लगा दो, RCO लिख दिया ये वाला, इस H को यहाँ पर लगा दोगे, RCH हो गया, यही तो एल्डिहाइड होता है। अब सेम करो प्रोसेस, R है HCO मतलब क्या करोगे, R के साथ CHO लगाना है, तो कितने RCHO बनेंगे यहाँ पर, 2, प्लस कितने कैल्शियम कार्बोनेट आपको दिखाई दे रहे हैं, एक CaCO3 यहाँ निकला था, एक CaCO3 यहाँ पर निकला है, तो 2 मोलिकुलर CaCO3 बनेंगे। तो ये क्या स्टूडेंट हमारा एल्डिहाइड है, ठीक है। और ये क्या हमारा कैल्शियम फॉर्मेट है, और ये क्या हमारा वसा अम्ल का कैल्शियम लवण है, वसा अम्ल का कैल्शियम लवण, ठीक है। यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। अगर आप इसका एक एग्जांपल देखना चाहते हो तो कुछ नहीं है, पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसी में समझाने वाला हूँ। R की जगह आपको चेंज करना है, बस R की जगह मैंने यहाँ पर बस CH3 लगा दिया, क्या लगा दिया, CH3, ठीक है। कैल्शियम एसीटेट हो गया, अब ये क्या हो गया, कैल्शियम एसिटेट, CH3COO का होल टू है Ca। अब कैल्शियम एसिटेट को हम कैल्शियम फॉर्मेट के साथ गर्म करेंगे तो सेम प्रोसेस है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसका नाम बस आप लिख सकते हो, बस नाम में चेंज हो जाएगा,
कैल्शियम एसीटेट। जहाँ पर आपने R लगा रखा है ना, वहाँ पर बस आप CH3 लगा दो। क्या लगा दोगे? CH3, 2 मोलिकुलर CH3। तो इसका नाम आप सभी जानते हो, एसीटैल्डिहाइड है। क्या है? एसीटैल्डिहाइड। और इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट लिख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट थर्ड पॉइंट है जिसके द्वारा हम एल्डिहाइड्स बना सकते हो। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। तो कल जो वीडियो आएगी स्टूडेंट, उसमें आपको मैं फॉर्मल्डिहाइड स्टार्ट करने वाला हूँ। फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनाते हैं उसके भी जनरल मेथड्स कराऊंगा, उसके बाद प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं वो भी बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ सकते हो जोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि इस बार आपको बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी बेस्ट तरीके से कराने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।